of the possible, मतलब from I will not going to discuss the objective કે કયો objective આવશે હું discuss નથી કર્યો, but I will going to discuss with you that from where or what are the important point from where the objectives can come. Okay, so see that you are supposed to understand it properly. Okay, तो आप यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों चैप्टर है, दोनों चैप्टर में से कहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बताया वहां से ही आएगा. ओके, आपको पढ़ना सब है, लेकिन ये पॉसिबल पॉइंट्स है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं. मतलब देखो, आपको मैंने पूरा जितना भी पढ़ा है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, हर एक चीज एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन की हुई, तो आपको वो तो करना ही करना है. ठीक है, लेकिन पॉसिबल पॉइंट्स की जहाँ यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस है, ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ. तो सी लेट अस स्टार्ट विद द पेज नंबर 1 कि ये पेज नंबर 1 हमने बेसिस ऑफ चार्ज देखा. ओके, ये बेसिस ऑफ चार्ज में हमने देखा कि भाई अंडर सेक्शन 28 विच इनकम्स आर टैक्सेबल. कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है. तो यहाँ से आपको एक ऐसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपको 3-4 इनकम दी गई है और बताया गया कि विच ऑफ द इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर दैट बीजीबी. समझ लो, यहाँ से ये 10 पॉइंट है, उसमें से 3 पॉइंट यहाँ से है, एक बाहर का पॉइंट है. तो आपको आइडिया आ गया कि भाई ये 10 पॉइंट मेरे को याद रखने पड़ेंगे कि ये 10 इनकम तो यहाँ टैक्सेबल है, लेकिन उसमें से कोई एक इनकम आउटसाइड वाली होगी तो आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे भाई ये इनकम यहाँ की नहीं है. तो ऐसा एक ऑब्जेक्टिव बेसिस ऑफ चार्ज का अगर बनाना है तो ऐसे हो सकता है. नाउ सी, इन एडिशन टू section 28 under the head income from other source, under their profit and gains of business and profession, see it is also mentioned that deemed income which is defined under section 41 and income which is defined under section 176. Okay, that is income earned from the discontinued business are also taxable under their PGBP. ठीक है, तो सी अगर आपको यहाँ से भी आ सकता है कि इन एडिशन टू द इनकम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 28 विच अदर इनकम्स आर टैक्सेबल. तो आपको बताया गया है डीम्ड इनकम, इनकम अर्न फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस, और दूसरी एक इनकम नॉन ऑफ दी, एक इनकम पीजीबीपी की है और एक इनकम दूसरी है. तो आपको पता चलेगा कि चलना चाहिए कि ये दो इनकम यहाँ से अदर सोर्स से, सॉरी पीजीबीपी के जो सेक्शन 28 में इनकम बताई गई है उसके अलावा ये दो इनकम भी टैक्सेबल हो सकती है. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, फिर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में क्या क्या नहीं आता है. देखो, the transaction are not deemed to be speculative business. ये ट्रांजेक्शन को स्पेक्यूलेटिव नहीं गिना जाता. तो 3 स्पेक्यूलेटिव दिए, इसमें से कुछ ऐसा दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्पेक्यूलेटिव. तो देखो ये नॉन स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन है, तो आपको याद रखने के नॉन स्पेक्यूलेटिव क्या है. फिर आपको स्पेक्यूलेटिव की डेफिनेशन भी याद रखनी है कि सी व्हाट इज अ स्पेक्यूलेटिव इनकम. ओके, तो सी कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ द कमोडिटी is settled otherwise than the actual delivery or transfer of the commodity or split is known as. आपको दिया गया है स्पेक्यूलेटिव, नॉन स्पेक्यूलेटिव और दूसरे कोई 2 ऑप्शन दिए गए. यू मस्ट नो दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेक्यूलेटिव बिजनेस. तो ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की डेफिनेशन याद रखो. आप ये भी याद रखो कि कौन कौन से बिजनेस नॉन स्पेक्यूलेटिव है. फिर ये सेक्शन 37 हमने देखा था. ओके, तो सेक्शन 37 में एक कंडीशन दी गई है. ओके, और सी ये कुछ सर्क्यूलर्स भी है. सर्कुलर पे उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप ये कंडीशन से याद रखना सेक्शन 30 to 36 में. किसी व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ सेक्शन 37, ऐसा करके आपको बताया गया है. तो आपको पता है कि अगर ये 6 मुझे याद है, ये 6 कंडीशन सेक्शन 37 की है, इसमें से कौन सी नहीं है ये भी आ सकता है. मतलब सेक्शन 37 भी आपको अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, फिर देखो ये सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई डिडक्टेबल नॉट डिडक्टेबल है. ये आपको मैंने पढ़ा है, प्रीमियम पेड ऑन दी KIP by the employer is business expenditure, so it is allowed as a reduction. CSR का आपको पूछा जा सकता है कि भाई CSR expenditure is business expenditure allowed as a reduction or not allowed as a reduction. ये मतलब ये सेक्शन 37 भी आप अच्छे से पढ़ देना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है. ठीक है, फिर ये रेंट रेट टैक्सेस में क्या ध्यान रखना है वो आपको पता है.
ओके, कि भाई आपको दिया गया है कि व्हेन द रेंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। ओके, तो रेंट कब अलाउ होगा वो नहीं, लेकिन देखो इसकी एक कंडीशन आप सेक्शन 36 की याद रखिए कि भाई कंडीशन नहीं है, लेकिन व्हेन द रेंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन इफ यू हैव पेड एज अ टेनेंट। ओके, इस यहाँ सेक्शन 43 बी एप्लीकेबल होता है, मतलब एक्चुअल पेमेंट किया है तभी डिडक्शन मिलेगा। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिपेयर्स का ही डिडक्शन मिलेगा, और इंश्योरेंस अगर ओनर ने पे किया तो डिडक्शन मिलेगा। फिर हमने देखा ये मतलब ये सेक्शन 32, ये 30 31 सिर्फ हेडिंग दिया गया है, यहाँ आपको डिटेल में कुछ नहीं ध्यान रखने की जरूरत। ओके, देखो ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, लेकिन आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था मेथड ऑफ अकाउंटिंग, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी आप जरा ध्यान रखना। देखो कंडीशंस फॉर क्लेमिंग द डेप्रिसिएशन, तो कंडीशन डेप्रिसिएशन की क्या है, यहाँ ये कोई यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है 180 डेज वाला। ओके, कि अगर 180 डेज से कम यूज हुआ है तो डेप्रिसिएशन हाफ रेट से लगेगा। तो यहाँ छोटा सा एग्जांपल भी आ सकता है कि आपको दिया गया है कि असेट 182 डेज से कम यूज हुई है, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर असेट 180, मतलब यहाँ से डेप्रिसिएशन में आप एग्जाम्पल ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि छोटे छोटे एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन के जो मैंने करवाए वो आ सकता है। ये 182 डेज 80 डेज से कम असेट यूज हुई है तो 50% वाला डेप्रिसिएशन लगेगा। ये पॉइंट यहाँ पे खास ध्यान में रखना। ओके, मतलब आपको ब्लॉक दे दिया है कि सपोज ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी है, कैसा सम आ सकता है मैं आपको बताऊँ। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी है, फिर आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया है, वो परचेज जो है वो परचेज की हुई नई असेट 180 दिन से कम यूज होती है। कुछ असेट आपने सेल किए और फिर बोला इसका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो, तो आपको मैंने पढ़ा है कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज माइनस सेल, जो बचा उसके आप दो पार्ट कर दो कि इतना 182 डेज 80 डेज से कम यूज हुआ है तो उस पर हाफ रेट से, बाकी के अमाउंट पे फुल रेट से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। तो वो आपको ये ध्यान रखना है, ये नोट नोट करके जो चीजें पूरे मटेरियल में जहां जहां पे दी है वो खास पढ़ लेना। देखो नोट में से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, यहाँ ये कंडीशन में से आपको क्या आ सकता है कि भाई एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है, फिर इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया। देखो कि अगर असेट पार्टली यूज बिजनेस पर्पस के लिए, पार्टली यूज पर्सनल यूज के लिए हुई है तो डेप्रिसिएशन कैसे गिनते हैं वो आपको बताया था। तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल आ सकता है, चांसेस कम है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना आप। ठीक है, फिर ब्लॉक ऑफ असेट, देखो ये ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है, फिर ये डेफिनेशन खास ध्यान रखना, ये चारों डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर और प्लांट की डेफिनेशन अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन में देखो यहाँ रेट्स आपको खास याद रखने हैं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से रेट से मिलता है, कि अदर स्टेट में 20% के रेट से, अगर ये 4 स्टेट है तो उसको 35% के रेट से। तो यहाँ से इसका छोटा सा एग्जाम्पल भी आ सकता है या तो फिर रेट का एग्जाम्पल आ सकता है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल इन एडिशन टू दी नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक सम आएगा, और इसके ये रेट्स खास याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ये असेट ऐसी है जिसपे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ये असेट्स ऐसी है जिसपे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो वो भी आप ध्यान रखिए कि भाई कौन कौन सी असेट इन एलिजिबल है। ठीक है, तो देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन में से ऑब्जेक्टिव क्या निकल सकते हैं, मैं सिर्फ किसको मिल सकता है, तो कभी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को ही मिल सकता है। ओके, फिर उसकी कौन कौन सी असेट इन एलिजिबल है वो असेट भी याद रखिए आप, उसके रेट्स भी याद रखिए। ओके, तो ये पॉइंट आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये ठीक है, इसमें भी 180 डेज वाला है, लेकिन देखो हम यहाँ 180 डेज के ऑब्जेक्टिव आया तो यहाँ 180 डेज वाला नहीं देखना। यहाँ आप रेट्स और इन एलिजिबल असेट पे ध्यान दीजिए, रेट्स और इन एलिजिबल असेट जो है उस पर ध्यान रखिए। ये स्टेट के जो रेट सेपरेट स्पेशल रेट है, ये 4 स्टेट में 35% के रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, अदर स्टेट में 20% के रेट से मिलता है। तो ये रेट्स खास ध्यान रखिए। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस सेक्शन 32 एडी, ये हमारा था नॉर्मल एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, और 32 एडी ये सेक्शन भी याद रखना। ओके, और इसमें इन्वेस्टमेंट अलाउंस के बेस पे है, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस कितने परसेंटेज से मिल सकता है और उसकी क्या कंडीशंस है, तो ये कंडीशंस और ये नंबर ऑफ ईयर्स वाला ध्यान रखना है यहाँ पे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है।
32 एडी में से, ठीक है। फिर ये एसएलएम मेथड में से कि भाई एसएलएम मेथड है किसको एप्लीकेबल है, तो कि ये पावर जनरेटिंग यूनिट को एप्लीकेबल है, ये खास ध्यान रखना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, यहाँ से देखो 180 डेज से कम यूज, ठीक है ये तो, लेकिन एसएलएम मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है वो एक ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो ये ध्यान रखना। टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग ऑफ चार्ज ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इसका कौन सा अमाउंट कहाँ टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये तीन तीन पॉइंट ये एसएलएम वाले में मैंने करवाए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर ये अमालगमेशन वाला, ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या ऐड होता है क्या लेस होता है, ओके। तो एक खास ध्यान रख लेना कि कौन कौन सी आइटम जब मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करता हूँ तो उसमें ऐड होती है और कौन कौन सी आइटम नहीं ऐड होती है, ओके, ये खास ध्यान रखना, ठीक है। फिर ठीक है, इसको छोड़ो। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और ये इसकी सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस को आगे पीछे तीन तीन बार पूछा गया मतलब चार ऑब्जेक्टिव आपको दिए कि हाउ दी व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर सेटअपिंग द अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये तीन ये सीक्वेंस दिए गए हैं कि प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन और उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को आगे पीछे करके पूछा गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यही सीक्वेंस में आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की प्रायोरिटी ये है कि प्रायोरिटी फॉर सेट ऑफ ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज दिस, के पहले प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन आप सेट ऑफ करो, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और लास्ट में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है। तो व्हाट इज द सीक्वेंस फॉर सेट ऑफ ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और व्हाट इज द सीक्वेंस फॉर सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, ओके। तो ये सीक्वेंस में होता है, तो सीक्वेंस ये 1 2 3 यही सीक्वेंस में आपको याद रखना है, ओके। ऐसे आपको उल्टा सुल्टा करके तीन चार ऑप्शन दिए गए, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई पहले प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन, उसके बाद बिजनेस ईयर करंट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है, ये जा सकते हो। देखो यहाँ आपको मैंने हर एक चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है, ये वाला सेक्शन 35 एडी मतलब, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। बहुत स्पेसिफिकली कहाँ तक, यहाँ तक ये दो, ठीक है। ये नीचे के तीन पॉइंट नहीं देखोगे आप चलेगा, लेकिन ये पहले जो तीन चार पॉइंट है वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अभी देखो कौन कौन से केस में डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये दो सिचुएशन है कि व्हेन द ब्लॉक ऑफ असेट इज रिड्यूस्ड टू जीरो और व्हेन द ब्लॉक इज बिकम एम्प्टी, इन दैट केस द नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज अ डिडक्शन। तो ये ध्यान रखना। देखो यहाँ से नंबर ऑफ मैक्सिमम तीन से चार ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम तीन ऑब्जेक्टिव, तो मैं यहाँ से तीन या चार ऑब्जेक्टिव, ये अपना सेक्शन 35, ये 35 वेरी मच आपको 15 ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर देना। मैं 30 ऑब्जेक्टिव अपलोड करूंगा, प्लीज बेटा ये बंद कर दीजिए, आपका किसी का माइक चालू है, बंद कर दीजिए। तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से सेक्शन 35 और 35 ईडी में से आएगा, तो इसको तो पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। हर एक के रेट कहाँ पे 150% मिलता है, कहाँ पे 100% मिलता है, और देखो ये कौन किसको कंट्रीब्यूशन देंगे तो 150% मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च में कितना मिलेगा, सोशल रिसर्च में कितना मिलेगा, मतलब ये पूरा 35 का ये है ना, यहाँ से दो या तीन ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, तो 35 तो पूरा अच्छे से ही पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इन हाउस रिसर्च और ये सब, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं, तो 35 वाला पूरा अच्छे से बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना। तीन या चार ऑब्जेक्टिव यहाँ से 35, और ये हमारा सिर्फ सेक्शन 35 एडी है, 35 एडी, ओके। तो 35 एडी में क्या होता है, 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज ए डिडक्शन, ओके। तो यहाँ से देखो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकते हैं वो मैं बता सकता हूँ, बता रहा हूँ कि आपको कोई भी एक बिजनेस का नाम दिया होगा, लाइक मिस्टर ए हैज सेट अप अ स्लरी पाइपलाइन and has incurred the capital expenditure of rupees 1 crore, how much deduction he will get, okay। तो आपको पता होना चाहिए, और फिर अमाउंट दिया जो 1 करोड़ का 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज अ डिडक्शन, आपको पता है, ठीक है। तो ये बिजनेस के नाम भी याद रखो, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शन मिलता है वो भी याद रखो, और एक दूसरी कंडीशन यहाँ ये भी है
कि आप जो भी असेट है अगर जिस पे 100% डिडक्शन क्लेम करते हो उसको कितने साल तक आपको रखना पड़ता है, 8 साल तक। ये 3 चीज यहाँ याद रखनी है, बिजनेस के नाम कितना डिडक्शन मिलता है और अपने डिडक्शन क्लेम करने के बाद कितना परसेंटेज आपको सॉरी कितने साल तक वो असेट आपको अपने पास रखनी है, वो आपको ध्यान रखना है। ओके तो ये यहाँ से आ सकता है, ठीक है। फिर ये ठीक है, ये तीनों सेक्शन है, देखो ये तीनों सेक्शन है, सेक्शन के नाम, सेक्शन का नंबर, सेक्शन का नाम और उसमें कितना परसेंट डिडक्शन मिलता है, ये तीन में से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो डिडक्शन के परसेंटेज आपको अलग अलग दिए होंगे, तो आपको 100%, 150% रखना है। सपोज आपको 50%, 100%, 150% और 75% दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सेक्शन 35 CD हाउ मच डिडक्शन अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। ओके, और देखो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग का डिडक्शन नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी लैंड और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिडक्शन नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे भी आप देखो यहाँ पे भी लैंड की कॉस्ट का डिडक्शन नहीं मिल रहा है। तो छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कितना डिडक्शन मिलेगा, उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड होगी। आपको पता होना चाहिए कि भाई लैंड यहाँ कैपिटल एक्सपेंस में नहीं आएगी। तो 35 AD और ये 35 के जो दूसरे सेक्शन यहाँ लैंड और बिल्डिंग नहीं आती, तो क्या नहीं आता है वो ध्यान रखना। यहाँ से उसके बेस पे एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ओके, फिर ये अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वहाँ कितना परसेंटेज, मतलब ये परसेंटेज है, देखो यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या आता है, ऐसा एक छोटा सा सम मैंने आपको करवाया था। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है ये ध्यान रखिए। और आपको पता है कि यहाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होती हैं, सॉरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो कि देखो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, तो कि लोअर ऑफ दिस टू। ओके, तो आपको ये सब दिया हुआ है कि भाई ये प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। ओके, और एक्चुअल कॉस्ट आप, ठीक है, यहाँ ये इसका मैंने आपको एक सम करवाया है, तो इसके बेस पे यहाँ 100% आपको सम आएगा, वो मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पर्टिकुलर ईयर में कि ये साल में कितना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा, ऐसा एक सम मैंने आपको करवाया कि भाई इंडियन कंपनी को मिलता है। एक ध्यान ये रखना है कितना डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि डिडक्शन 1/5 मिलता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होती है उसका 5%, या तो फिर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है कंपनी के केस में, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है या कैपिटल होती है, दोनों में से जो हायर होगा, हायर ऑफ 5% ऑफ व्हाट, प्रोजेक्ट कॉस्ट और कैपिटल। प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये तीनों का आप टोटल करो। ओके, ये तीनों का टोटल करेंगे क्या, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, तो कि शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ये तीनों का टोटल करोगे तो आपको कैपिटल मिलेगा। दोनों के 5% निकालो। ओके, दोनों में से जो हायर है मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम लिमिट हो गया, मतलब उतना डिडक्शन मिलेगा। और मतलब दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, और अपने एक्चुअल एक्सपेंस किया है, दोनों को कंपेयर करना है। ये क्या मेरी मैक्सिमम लिमिट हो गई, ये मेरा क्वालिफाइंग, सपोज समझ लो मैंने 1 करोड़ रुपया मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, एक पॉइंट सपोज 1,20,00,000 रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो दोनों का मैं 5% निकालूंगा। तो सपोज 1,20,00,000 है, उसका 5% निकाला, मुझे पता चला कि भाई उसका 5% भाई 6,00,000 रुपीज इज माई क्वालिफाइंग अमाउंट। ओके, और मैंने एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो अमोर्टाइजेशन पे किया है, तो डेट इज 7 करोड़। तो 6 करोड़ और 5 करोड़, 6 करोड़ और 7 करोड़ दोनों में से कम कौन सा है, तो कि भाई पता चला कि भाई लोअर वन इज 6 करोड़, और 6 करोड़ का 1/5 मुझे डिडक्शन मिलेगा। तो 6 करोड़ का 1/5 करूंगा, तो मुझे पता चला कि 1.5%, सॉरी 1.5 करोड़ इज माई डिडक्शन। तो ऐसे करके एक सम आ सकता है यहाँ पे, ध्यान रखना अमोर्टाइजेशन का। आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा, एक्चुअल एक्सपेंस दिया होगा,
और पर्टिकुलर 1920 वाले के प्रीवियस ईयर में कितना डिडक्शन मिलेगा, ऐसा सम आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी सॉरी बीआरएस में जो आपने खर्चा किया वो आपको पता है 5 साल में, तो आपको दिया कि मिस्टर एक्स ने इतना खर्चा बीआरएस में किया है, तो ये साल में कितना डिडक्शन मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको 1/5 कर देना है। जैसा सम आ सकता है कि जितनो खर्चो करो है ना 1/5 पहला वर्ष डिडक्शन મળે ને બીજું डिडक्शन આગળના 4 વર્ષમાં મળશે। तो ये आपने किया हुआ है। ओके, ये मिसलेनियस डिडक्शन अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी काफी आ सकता है कि जीरो कूपन बॉन्ड का मैंने एक छोटा सा सम करवाया था, यहाँ से सम आ सकता है, बोनस और कमीशन। ठीक है, मतलब ये अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको एक बार आप गो थ्रू कर देना, यहाँ से एक आधो ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, 35 एडी वाले जो है वहां से मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, फिर ये अपने डीस अलाउंसेस देखें, तो डीस अलाउंसेस हमने देखे थे। तो डीस अलाउंसेस में देखो, यहाँ अगर एनआरआई को पेमेंट करते हैं तो 100% ऑफ दी, अगर आपने टीडीएस डिफॉल्ट किया तो डीसअलाउ होगा। अगर रेसिडेंट को पेमेंट करते हो तो 30% डीसअलाउ होगा। ये 30% वाला खास आ सकता है कि आपने रेसिडेंट को कोई पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा, सपोज 5 करोड़ का पेमेंट किया, उस पर टीडीएस काटना आप भूल गए, तो हाउ मच अमाउंट विल बी डीसअलाउड, ऐसा पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 करोड़ का 30%। ओके, वॉट एवर अमाउंट इज दैट, दैट इज योर आंसर। कि अगर एनआरआई को पेमेंट करते तो 100% डीसअलाउड। सब्सिक्वेंटली अगर आप पेमेंट कर देते तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, जो एक्सपेंस इस साल में डिसअलाउ हुआ है नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव ये टीडीएस वाले जो 2 पॉइंट है वहां से आ सकते हैं। ओके, फिर एक बार ठीक है, इनकम टैक्स पेड इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, ध्यान रखना है आपको। फिर सैलरी का जो पॉइंट है, ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर यहाँ इस पे मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई पार्टनर के केस में अगर पार्टनर सिर्फ हम अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन देती है तो कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन का डिडक्शन मिलेगा, इसका मैंने आपको एक छोटा सा सम करवाया था। ये सम आप देख लेना अच्छे से। ओके, यहाँ ये सम की पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर ने लोन दिए उस पर इंटरेस्ट पे कर दिए तो मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल सकता है, क्योंकि 12%। तो 12% वाला सम भी आ सकता है कि मिस्टर एक्स ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को 1 करोड़ का लोन दिया है और पार्टनरशिप फर्म उसको 1 करोड़ पे 13 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करती है। ओके, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी डीस अलाउड, ऐसा पूछा हो तो आपको पता है कि 12% तक डीस अलाउड। तो 1 करोड़ का 12% आप निकालते हो तो दैट इज 12 लाख, तो 12 लाख इज अलाउड, लेकिन उसने कितना इंटरेस्ट पे किया है तो 13 लाख, तो 1 लाख विल बी 1 लाख। डीस अलाउड। आपको ये पता होना चाहिए कि 12% तक अलाउड है। फिर उस पर सम भी आ सकता है, नॉर्मल सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन सम कैसा आ सकता है वो भी आपको मैंने बता दिया। समझ में आया? फिर स्पेशल डिसअलाउंसेस में ये एग्रीगेट पेमेंट, देखो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी, ये तीनों लिमिट ध्यान रखिए कि किसी को आपने कैश में पेमेंट कर दिया 10,000 से ज्यादा तो वो डिसअलाउ होगा। और ये यहाँ एक चीज खास ध्यान में रखनी, समझी लो कि मैं तुमने कैश में पेमेंट आपू 50,000 રૂપિયાનો, ઓકે, તો કેટલું ડિસઅલાઉ થશે? 10,000 કરતા વધારે છે સિંગલ પર્સન, પૂરેપૂરું 50 से 50 ડિસઅલાઉ થશે, એવું ધ્યાનમાં નહીં રાખવાનું કે 10,000 સુધી તો એલાઉડ છે ના। એ 10,000 થી વધારે પેમેન્ટ તમે કેશમાં કર્યું તો પૂરેપૂરું અમાઉન્ટ શું થઈ જશે, डिसअलाउ થઈ જશે। ओके, दैट केयर यू आर सपोज टू टेक। और देखो अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर दो तो 50-35,000, मतलब ये 10,000 35,000 ये 50,000, ये तीनों लिमिट आप याद रखिए। ठीक है, और उसके एक्सेप्शंस भी याद रखने हैं। ये सेक्शन अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी काफी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर अपना ये देखा सेक्शन, ये अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड, ये तो आपको सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड वाला। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, ये सेक्शन पूरा एक बार देख लेना। और यहाँ ये जो डेफिनेशन है, ओके, ये वाले कि भाई ये 500 करोड़ की लिमिट है, जहाँ जहाँ नंबर्स आते हैं ना वहाँ ध्यान रखना, जहाँ जहाँ ऐसे नंबर्स आते हैं वो चीज़ें अंडरलाइन करके रखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अगर कोई भी बंदा ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट करने बैठेगा तो ये नंबर्स पे ही ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम निकालता है। ओके, और आई एम नॉट योर पेपर सेटर, सो आई डोंट नो, लेकिन आई एम टेलिंग यू पॉसिबिलिटी दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम। ओके, सो दिस इज, यहाँ ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन और डिसअलाउंसेस देखो यहाँ
सेक्शन 43B क्या कहता है कि 43B कहता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस का ये जो 7 एक्सपेंस है उसका पेमेंट नहीं किया, इट्स ओके, लेकिन आपको पेमेंट कब तक कर देना है, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो यहाँ ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया है तो इट इज अलाउड। तो आपको ये ड्यू डेट की जगह पे 3-4 चीजें दे दी गई है कि भाई ऑन और बिफोर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और दूसरे 3-4 पॉइंट दिया। आपको याद होना चाहिए कि कब तक पेमेंट मैक्सिमम कर दिया तो डिडक्टेबल होगा, क्योंकि ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम किया तो डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। देखो यहाँ से कल जो मैंने वीडियो भेजा था, अगर आपने देखा तो ये सभी लिमिट्स याद रखनी। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की ये लिमिट याद रखिए सभी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। यहाँ से ठीक है, यहाँ इतना ऑब्जेक्टिव ये वाले पॉइंट में से नहीं आएंगे, ठीक है। और ये वाला कंपलसरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिट कब करवाना है, तो यहाँ पे भी ये लिमिट है। देखो प्रोफेशनल पर्सन के लिए लिमिट अलग है, बिजनेस पर्सन के लिए ऑडिट की लिमिट अलग है, और जो 44 एडी जो एडी वाला है उसके लिए तो 3 लिमिट है यहाँ, 2 करोड़, 1 करोड़ और 50 लाख। अगर नॉर्मल बिजनेसमैन है तो उसके लिए 1 करोड़, लेकिन उसने 45 एडी में भी फॉल होता है, और 45 एडी वाला है और वो क्लेम करता है कि भाई मेरी इनकम कम है और मैं ऑडिट में जाऊंगा तो उसके लिए 2 करोड़ लिमिट है। और प्रोफेशनल पर्सन है उसके लिए 50 लाख लिमिट है। वो मेरा कल वाला लेक्चर जो मैंने भेजा है वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगेन ये जो 3 है इसका मैंने अब भी जो लेक्चर आपको शेयर किया, आपको वो ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ मैंने छोटे छोटे सम्स भी करवाए हैं, तो वो एक ध्यान रख लेना। तो यहाँ से 44 एडी का सम आ सकता है, 44 एडी। 44 एडी की आपको ये लिमिट भी याद रखनी है, 2 करोड़, कि भाई कब 44 एडी एप्लीकेबल होगा, तो 2 करोड़ वाली ये लिमिट याद रखनी है आपको। और अगर उसका टर्नओवर का 8% कब लेना है, और अगर आपने पूरा पेमेंट चेक से रिसीव किया है, ड्राफ्ट से रिसीव किया है या इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिसीव किया तो उसका 6%। इसका सम मैंने अच्छे से करवाया, आपको जो वीडियो भेजा है उसमें सम्स है। ओके, तो ये पूरा सेक्शन है। आज जो वीडियो यहाँ से 1-2 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पीजीबीपी। ओके, और पीजीबीपी में देखो ये जो हैवी व्हीकल किसको कहते हैं उसकी एक डेफिनेशन यहाँ पे दी है 12,000 kg वाली। तो ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ जितने भी फिगर्स है बेटा, ये फिगर्स अच्छे से देख लीजिए ये वाले, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। और ये आज का ये वाला यहाँ से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव निकलेंगे, 3 ऑब्जेक्टिव आराम से आ जाए, 3 या 4 ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो अभी मैंने वीडियो आपको भेजा ना, वो अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए आराम से। उसमें से मतलब ये वाला जो मेरा जो लास्ट वीडियो मैंने अभी सेंड किया आपको, वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। और जो जो डिवीजन बी के स्टूडेंट है उनको मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा दिया है, तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पीजीबीपी, और पीजीबीपी में से कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हो मैंने बताया। नाउ लेट अस मूव टू दी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आई हैव सेंड यू वन वीडियो यस्टरडे। तो वहां से तो ऑब्जेक्टिव मतलब वो तो है, और एक वीडियो में आज शाम को भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो अदर सोर्सेज में मैंने कल जो आपको वीडियो भेजा उसमें मैंने ये पॉइंट सब एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो ये यहाँ एग्जामिनर रेम्यूनरेशन का पॉइंट था, डायरेक्टर सीटिंग फी था। इसको एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आएगा। और ये आप वीडियो अच्छे से सुना होगा आपने, तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फिर डिविडेंड वाले जो पॉइंट हैं वो भी मैंने आपको बताया कि इंडियन कंपनी से मिलता है तो एग्जाम वहाँ वहाँ पे मैंने है ना ये सेक्शन 115 बीबीडीए, जिसने कल वाला वीडियो सुना है उनको आइडिया आ गया होगा, सर ने कराया बीबीडीए वाला। तो ये 115 बीबीडीए कि भाई का जो एक सम आ सकता है यहाँ आपको कि मिस्टर एक्स को 15 लाख रुपया डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिला है। तो उसको पता है कि भाई 10 लाख तक अगर उसने डिविडेंड मिला है तो वो एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन 10 साल से ऊपर उसको मिला तो कितना मिला, 5 लाख, 15 मिला है तो 10 तक एग्जाम, तो ऊपर का 5 लाख मिला वो टैक्सेबल होगा। तो ये बीबीडीए में से यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। और फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड, ओके। और देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है उसका रेट क्या है वो भी आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये ध्यान रखना, ठीक है।
फिर ये है डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड को छोड़ दो, वहां से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे डीम्ड डिविडेंड में से। ओके, इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ ये याद रखना। देखो, अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी है तो वो कितने रेट से टैक्सेबल होता है, तो ये 30% रेट याद रखना। ओके, फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अगर आपको इंटरेस्ट सिक्योरिटी से मिला है और अगर उसमें पोस्टल सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो 3500 तक एग्जाम्प्ट है। अगर आपका अकाउंट इंडिविजुअल है, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000 तक एग्जाम्प्ट है। तो ये याद रखना। ओके, फिर ये जो बॉन्ड्स है, ओके, ये अलग अलग कंपनी के बॉन्ड से इसका इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन इसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ से ये वाले पॉइंट में से ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। यहाँ ये 30% वाला ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ओके, तो आज का वीडियो, आज शाम को जो आने वाला है वीडियो, वो अच्छे से ध्यान से सुन लेना। ये सभी पॉइंट हो गए, उसमें उसके छोटे छोटे सम्स भी होंगे, तो सम्स ध्यान में रख लेना। यहाँ से ही आप आज का वीडियो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो आज शाम को जो वीडियो भेजता है उसमें ये आ जाएगा आपको। ठीक है, वो फिर गिफ्ट, गिफ्ट आपकी मास्टरी होगी। ठीक है, 50,000 से ऊपर गिफ्ट मिलती है तो एग्जाम्प्ट होती है। ओके, तो वो गिफ्ट वाले, जो गिफ्ट में से मिनिमम 3 या 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें से देखो 4 प्रकार की गिफ्ट होती है। आज का वीडियो सुनने के बाद ही में आप समझ में आ जाएगा आपको कि, और वहां पे ही मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो आज का वीडियो खास देख लेना, क्योंकि हमारे जो मैं 30 ऑब्जेक्टिव में दूंगा वहां पे, उसमें से मिनिमम 10 10 एग्जाम्पल और 10 ऑब्जेक्टिव अदर सोर्सेज से हो सकते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट, गिफ्ट का पॉइंट उसकी, गिफ्ट में कब टैक्सेबल होगी, ये गिफ्ट का आज का वीडियो आप सुनोगे ना तो पूरा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज का जो लेक्चर है आप मेरा शाम को, ओके, वहां हम मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट हम करेंगे गिफ्ट वाले पॉइंट पे। ठीक है, फिर ये कंपलसरी एक्विजिशन वाले का भी मैं एक सम करवाऊंगा आज शाम को। ठीक है, अब जो वीडियो आएगा तो वो कंपलसरी एक्विजिशन वाले में से भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, उसमें भी एग्जाम्पल होगा। फिर ये फैमिली पेंशन से ऑब्जेक्टिव आ सकेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी बस ये तो ठीक है। तो ये यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है आपको कि ये इसका एक सम आएगा, गिफ्ट के 3-4 सम आएंगे। ओके, तो अदर सोर्सेज में से मेनली आपको क्या देखना है, गिफ्ट, गिफ्ट का पॉइंट अच्छे से देखना है। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया इसका सम मैं आज करवाऊंगा आज शाम वाले लेक्चर में। तो मेनली अदर सोर्सेज में जो कल लेक्चर बताया इट वाज द बेसिक थिंग, वहां से हार्डली एक ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन आज का जो मेरा लेकिन ऐसा मत करना कि सर ने बोला है कि वहां से हार्डली आएगा तो उसको नहीं पढ़ना है, उसको आपको लेक्चर सुनना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर है वहां पे आपको मैं 4 या 5 ऑब्जेक्टिव वहां से निकल पाएंगे ऐसे, और वहां मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अभी भी आपको मैंने बता दिया कि भाई यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यहाँ से एक आ सकता है, यहाँ से 35,7,000 वाले में से। ओके, ये ग्रोसअप करने वाले में से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, उसका मैं सम करवाऊंगा आपको छोटा सा। गिफ्ट के छोटे छोटे सम करेंगे, वहां से ऑब्जेक्टिव। और ये इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन वाला जो है वो, और वहां से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ओके, और एक फैमिली पेंशन वाला जो है वहां से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो इतने पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए। तो ये सभी पॉइंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, जहां जहां फिगर्स आती है। ओके, वो देखिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में जहां जहां पे मैंने एग्जाम्पल करवाए, वो एग्जाम्पल पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप लोग को मैंने बताया था, लिखिए। तो एग्जाम्पल मतलब ऐसे बड़े एग्जाम्पल नहीं होंगे, स्मॉल एग्जाम्पल, आपको चीजें दी हुई उसके बेस पे अगर आपका प्रोविजन क्लियर है, यू कैन गिव द आंसर, यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माय लेक्चर। आपको अभी क्या करना है, देखो, आपको मैंने सभी लेक्चर्स भेज दिए। अभी फ्रॉम माय एंड आई हैव टू सेंड यू ओनली वन लेक्चर, दैट इज अदर सोर्सेज पार्ट 2। तो अदर सोर्सेज पार्ट 2 वाला लेक्चर आपको आज भी सुन लेना है एक बार। आज रात को, अगर लेट आता है तो रात रात को सुन लीजिए, अगर कल टाइम मिले तो कल सुन लीजिए, और एग्जाम के अगले दिन सुन लीजिए। ठीक है, और जो आगे मैंने करवाया है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, पेपर विल नॉट बी दैट मच डिफिकल्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन आप आंसर तभी दे पाओगे व्हेन यू आर हैविंग अ प्रॉपर क्लैरिटी। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। ओके,
Now we will Sir? meet after the exam. Yes. Thank you, sir. ओके सर बेटा, अच्छे से सेक्शन पढ़ लेना। 201 हेलो, आज शाम को जो वीडियो आता है वो अच्छे से देख लेना, ठीक है? सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना। हाँ, रिकॉर्डिंग सर स्टॉप कर। डाउट है। हाँ सर। बताइए हेलो। बेटा। हाँ, यस, बताइए बताइए। हेलो हाँ, सर, बताइए बेटा, सेक्शन क्या डाउट है? 201 हाँ, सर सेक्शन 201 है ना जो